जिसे हम एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन भी कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। डेफिनेशन समझाने से पहले मैं एक डाटा कोट कर रहा हूं, बिल्कुल शीट का एक डाटा, दैट इज जस्ट टू टीच यू व्हाट डू यू मीन बाय दिस नाउ, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर दैट डाटा। मान लो मेरे पास 10 मोल वाटर है, 10 मोल वाटर। व्हेन वाटर इज प्योर वी राइट इट एज लिक्विड। अगर मैं इस पानी में कुछ मिला दूं एज ए सॉल्यूट, अब ये पानी प्योर नहीं है। द मोमेंट आपने इसमें कुछ ऐड किया, अब ये सॉल्यूशन बन गया। मान लो मैंने 1 मोल HCl इसमें डाला। द मोमेंट मैंने 1 मोल HCl इसमें डाला, HCl पानी में डिसॉल्व कर गया। उसको लिखने का तरीका केमिकल इक्वेशन से आप उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे? यू विल राइट लाइक दिस, सपोज दिस वाज अ गैस, HCl gas plus 10 mole water, now it's forming a solution. अब आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ 10 मोल वाटर के साथ अगर एक्वस लिख दिया, डोंट राइट इट लाइक दिस, आप इसे दिखाओगे इस तरह से 10 वाटर। जब भी आप किसी सॉल्वेंट की क्वांटिटी स्पेसिफाई करोगे कि 10 मोल वाटर, 20 मोल वाटर, वी रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज हुई, और कितनी रिलीज हुई? -69.5 किलो जूल पर मोल। 1 मोल HCl को स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर यानी कि 10 मोल पानी में डालने पे जो भी सोल्यूशन बना, उसमें टोटल एनर्जी रिलीज हुई, यानी कुछ हीट रिलीज हुई। यानी कि मेरा सॉल्यूशन पहले के कंपैरिजन में स्टेबल है, यानी कि दिस स्टेट इज मोर स्टेबल देन दिस, क्योंकि इसने एनर्जी यूज की। मैंने सोचा कि चलो इसको और ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। इसे स्टेबल बनाने के लिए मैंने इसमें और पानी मिलाया। लेट्स से आई एडेड 15 मोल वाटर मोर, यानी कि मैंने उसी 1 मोल HCl के लिए 25 मोल पानी डाले। सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, पर मैंने अब की बार सॉल्वेंट की क्वांटिटी 25 मोल ले ली, यानी कि ऐसा समझ लो पहले वाले सोल्यूशन में 15 मोल वाटर और डाल दिया। अब ये बना HCl विद 25 मोल ऑफ वाटर। एनर्जी रिलीज हुई, कितनी रिलीज हुई? -72.3 किलो जूल पर मोल। और आप ये देख सकते हो अब की बार एनर्जी रिलीज ज्यादा है, दिस इज मोर नेगेटिव, मतलब मोर एनर्जी हैज बीन रिलीज, यानी कि सिस्टम पहले से अब ज्यादा स्टेबल हो गया। इस लालच में कि चलो इसे और स्टेबल बनाते हैं, मैंने फिर से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और पानी मिला दिया। पानी की क्वांटिटी में बढ़ाता जा रहा। HCl I added 40 मोल वाटर। अब की बार एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी तो बढ़ गई, यानी कि एनर्जी और रिलीज हुई। सेम एक्सपेरिमेंट करते वक्त मैंने अब इसमें 200 मोल वाटर डाला, एनर्जी रिलीज हुई -74.2 किलो जूल पर मोल। फिर मैंने इसमें 800 मोल पानी डाला,
एनर्जी रिलीज हुई -75 किलो जूल पर मोल। मैंने इसमें इनफाइनाइट पानी डाल दी। एनर्जी रिलीज हुई -75 किलो जूल पर मोल। ये डाटा सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। अब आप एक चीज चेक करो, नोट करो, जब आपने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, पुलक पहले सुन तो ले, सीधा क्वेश्चन चलो। जैसे आपने 1 मोल HCl, सोल्यूट की क्वांटिटी नहीं बदली, उसमें पहले 10 मोल पानी डाला, सॉल्यूशन बनाया, कुछ एनर्जी रिलीज हुई 69.5। अगर मैं एनर्जी रिलीज का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं, पहले क्या हो रहा था? पहले आपने 15 मोल वाटर और डाले, 10 से 25 किया, 15 मोल वाटर, एनर्जी रिलीज हुई 72.3। क्या आप ये देख सकते हो कि जो डिफरेंस आया एनर्जी रिलीज का 72.3 और 69.5 में, ये डिफरेंस कितना हो, कितने का डिफरेंस आया? 72.3 माइनस 69.5, ये एनर्जी डिफरेंस 2.8 किलो जूल। यानी कि सिस्टम स्टेबल हुआ, पहले से तो स्टेबल हुआ, पर अब आपने वापस से 15 मोल पानी और डाला, वही 15 मोल पानी 10 से 25 करने के लिए 15 मोल पानी डाला, अब आपने 25 से 40 में फिर 15 मोल पानी डाला और एनर्जी रिलीज हुई 73, यानी कि डिफरेंस आया 0.7। पर क्या आप ये नोट कर पा रहे हो, जब आपने पानी को 40 से 200 कर दिया, मतलब 160 और मोल पानी के डाल दिए, सिर्फ मामूली सा 1.2 किलो जूल, फिर से डिफरेंस कितना कम आया। और वो भी इतना डिफरेंस लाने के लिए, 1.2 का डिफरेंस लाने के लिए देखो कितना पानी मिला है, 200 मोल। और वही 200 मोल से जब 800 मोल बना दिया, 600 मोल और पानी डाला, मात्र 0.8 का। और उसके बाद 800 मोल के बाद आप चाहे 801 मोल डालो, 802 मोल डालो, 900 मोल डालो, 1000 मोल डालो, 2000 मोल डालो, कहने का मतलब जितना मर्जी पानी में डालो, फर्दर एनर्जी रिलीज नहीं हो। जहां मैंने आखिर में इनफाइनाइट वाटर लिखा है, उसका मतलब ये नहीं है इनफाइनाइट सच में मैं ले आया पानी, इतना तो मेरे पास है ही नहीं। इनफाइनाइट वाटर में कहने का ये मतलब है 800 से ज्यादा कर दो जितना मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 801 मोल, 802 मोल, 900 मोल, 950, 1000 मोल, 1000 मोल, जितना मर्जी डालो पानी, एनर्जी रिलीज होनी बंद हो गई। यानी कि आप इस सोल्यूशन के अंदर 1 मोल सोल्यूट में मैक्सिमम लिमिट तक जितना पानी डालने पे, ये जो एनर्जी का फिगर आया ना 75 वाला लास्ट वाला, यानी कि 800 से क्रॉस होने के बाद एनर्जी रिलीज होनी बंद हो गई है, जितना मर्जी पानी डालो। दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब 1 मोल सोल्यूट में एक्सेस पानी मिला दो, मैक्सिमम जो एनर्जी रिलीज हो सकती है, जो 75 का फिगर है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मैं इसमें ऐसे लिखाऊंगा, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज और हीट रिलीज which can be maximum is certain value amount of enthalpy change when 1 mole solute is dissolved in excess of solvent such that on increasing the quantity of solvent
no further energy gets released. इनफैक्ट मुझे यहाँ पे एक वर्ड ऐड करना चाहिए, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम एंथैल्पी चेंज। मैंने मैक्सिमम वर्ड किसको लिखा है? मैग्नीट्यूड 75 को, मैग्नीट्यूड को। नेगेटिव साइन मात्र मेरे लिए ये सिंबल है कि एनर्जी रिलीज हो, पर मैं HCl में एक्सेस में पानी मिला दूं ताकि फर्दर और पानी डालने पे एनर्जी रिलीज होनी बंद होगी। तो ये जो 75 का फिगर है, ये जो 75 का फिगर है, वी कॉल इट एज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, दे आर सेम। Such enthalpy change is called enthalpy of solution. Mostly क्या, in maximum cases this will be exothermic process. जब भी आप किसी सॉल्यूट को गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट में या इनफाइनाइट सॉल्वेंट में डाल दोगे, एनर्जी रिलीज ही होती है। तो अगर कोई आपसे ये कहता है कि व्हाट इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, 1 मोल सॉल्यूट फिक्स, एक्सेस वाटर डाल दो, जितनी एनर्जी रिलीज होगी, that maximum value of heat release, energy releases, that amount is called enthalpy of solution. मान लो मैंने आपके सामने ऐसे बोल दिया, enthalpy of solution of sodium chloride is, मान लो मैंने बोल दिया -y किलो जूल पर मोल, और मैंने कहा इस इंग्लिश की लाइन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, यानी कि राइट डाउन ए सुटेबल केमिकल इक्वेशन फॉर दिस। अब आप इसे कैसे लिखा करोगे? जिसको भी डिसॉल्व किया उसका 1 मोल। अब इनफाइनाइट वाटर, एक्सेस वाटर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, लिखना है एक्वस। एक्वस मतलब इनफाइनाइट वाटर। अब ये डिसॉल्व करके क्या बन गया? NaCl एक्वस। हाउ मच एनर्जी रिलीज्ड? -1। अगर मैंने आपसे बोला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड डॉट टू वाटर इज -z किलो जूल पर मोल। अब आपने इक्वेशन कैसे लिखनी है? 1 मोल बेरियम क्लोराइड जैसा दिखाया वैसे, 1 मोल सॉल्ट dissolved in excess quantity of water produced BaCl2 aqueous. Energy released is -s। अब देखो मैंने यहां पे ऐसे नहीं लिखा, ऐसे नहीं लिखना। आप ये दिखाना चाह रहे हो इनफाइनाइट वाटर प्लस 2 वाटर इज इनफाइनाइट, और जब इनफाइनाइट वाटर है रिप्रेजेंटेड लाइक सोल्यूशन। इनफाइनाइट प्लस 2 इज इनफाइनाइट, मतलब कि ये पूरा डिसॉल्व हो चुका है। और जब कोई चीज पूरी डिसॉल्व हो गई, अब उसकी फिजिकल फॉर्म सॉलिड नहीं, वो अभी भी एक्वस। तो जब भी किसी सॉल्यूट की 1 मोल क्वांटिटी को एक्सेस वाटर में डालोगे, इतना पानी मिला दो कि फर्दर इंक्रीज एनर्जी का पूरा बंद हो जाए, फर्दर एनर्जी रिलीज होनी बंद होगी। दैट मैक्सिमम लिमिट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और हर सॉल्यूट की ये अपनी अपनी फिक्स वैल्यू। और अगर आप इस सब्सटेंस को 1 बार प्रेशर और स्टैंडर्ड स्टेट में ले रहे हो, तो देन ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड स्टेट में लिखोगे डेल्टा एच नॉट। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को लिखने का तरीका मैंने आपको इन 2 एग्जांपल से बताया, वो आपको आना चाहिए। जब तक वो सॉलिड है, वो क्रिस्टल है।
द मोमेंट वो पानी में डिसॉल्व हो गया, अब वो सोल्यूशन है। इसके लिए वर्ड बोल सकते हो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इस एक्वस का मतलब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं बोला जाता। दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, दिस इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो भी जो आयनिक कंपाउंड होते हैं। HCl इज नॉट आयनिक कंपाउंड, उसके लिए क्रिस्टलाइन नहीं बोलते, सिंपल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। इनफैक्ट क्रिस्टलाइन बोलना ना बोलना तो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हम कहीं यूज नहीं करते ये वर्ड। हमें तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के लिए इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, भाड़ में जाए क्रिस्टल विस्टल, हमें कोई पूछने वाला भी नहीं। पर मुझे आपको जो सिखाना है ना वो ये कि अगर किसी कंपाउंड में कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होगा, उसको देख के घबराना नहीं, बल्कि उसको देख के ये मजा लेना, 2 वाटर प्लस एक्सेस वाटर इज इनफाइनाइट वाटर, यानी कि एक्वस। लेकिन उसकी फिजिकल फॉर्म सोल्यूशन, फिजिकल फॉर्म सॉलिड। ओके, आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, जिसको भी कुछ डाउट हो। पुलक तेरे को डाउट बहुत आते हैं यार, हाँ पूछ शाबाश। रिएक्शन के में आर टैग लग जाता है ऐसे लगा कंबशन दे, के लगा दे, लगा दे, लगा दे सेम टैग, चाहे रिएक्शन बोल दे, आर लग दे टैग, चाहे सोल्यूशन लिख दे, एक ही बात। चाहे उसके नीचे टैग आर लगा दो, चाहे सोल्यूशन लगा दो। और इसमें ये और प्रॉब्लम है कि वो जैसे आपने मोल कॉन्सेप्ट में भी कोई बहुत सारे ऐसे एग्जांपल लिए थे जिनमें ऐसे डॉट लगा देते थे, वो क्रिस्टलाइन मतलब उसमें आप वो बताए थे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाइड्रेटेड सॉल्ट, हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाँ सर, तो ये HCl वाले सारे हाइड्रेट सॉल्ट्स हैं। ये नहीं, कुछ नहीं कहना, दे ऑल आर सोल्यूशन, दे ऑल आर सोल्यूशन। बट इनके लिए ये वैल्यू जो थी, इसका नाम एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अभी ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं हुई। जब ये कांस्टेंट हो गई तब उसका नाम एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। अब एक ओप्पो 37 नाम का स्टूडेंट है, उसने बहुत ही बेकार क्वेश्चन पूछा है। उसने ये क्वेश्चन पूछा है, सर क्या ये डाटा हमें याद रखना है? तो क्या आपको कोई आंसर है इस क्वेश्चन का? क्या हमें ये डाटा याद रखना है? व्हाट डू यू थिंक? पता नहीं कितनी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, जब मैं बोलता हूँ कि डाटा नहीं याद रखना, यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, फिर भी वही डाउट। ओके, अर्जुन राजपूत। हाँ अर्जुन बेटा, अर्जुन, अर्जुन मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ यार तुझे। हाँ अब हुआ। सर हो गया। हाँ सर ये क्या डिफाइन है, क्या 1 मोल सॉल्यूट के लिए हुआ है? 1 मोल के लिए फिक्स। और सर अगर क्वेश्चन में अगर कुछ मतलब कि 2 ऐसे मोल बताया 3 हो मोल आ तो गया, मान लो 2 मोल उसको 3 मोल डिवाइड आ करके गया, कर देना, तो उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई ना, देना। ये 1 मोल के लिए है, अगर उसको 2 मोल के लिए हुआ तो डबल। अच्छा सर, अगर उसको हम ऐसे डिवाइड करके कर दे तो कुछ दिक्कत होगा क्या? डिवाइड क्यों करें, ये क्या लिखा है यहाँ पे, पर मोल। पर मोल का मतलब क्या है? किसके? हाँ 1 मोल के लिए। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके, सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लेना है, हाँ सॉल्वेंट हमेशा वाटर ही लेना है। नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बताने के लिए भी मैं डाटा देके समझा रहा हूं। यू हैव 1 मोल कॉपर सल्फेट। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वर्ड सिर्फ उन्हीं के लिए यूज होता है जिन कंपाउंड के जिन कंपाउंड की रूम टेम्परेचर पे उनके साथ कुछ ना कुछ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, लाइक दिस, लाइक दिस।
like this. जो कंपाउंड अपने स्टैंडर्ड स्टेट में 1 बार प्रेशर एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कंपाउंड अपने स्टैंडर्ड स्टेट में हाइड्रेटेड सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर पे भी वो इस फॉर्म में रहते हैं, उन्हीं कंपाउंड के लिए ये टर्म डिफाइन है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं इसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं। 1 मोल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट लिया, दिस इज एनहाइड्रस। मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए एनहाइड्रस लिखा है, अदरवाइज मैं इसे ऐसे लिखता, बस समझ लेता कि स्टूडेंट अपने आप पहचानेगा कि ये एनहाइड्रस, इट्स ए सॉलिड। इसमें मैंने 1 मोल वाटर डाला और ये बन गया CuSO4 डॉट वाटर, और पानी एब्जॉर्ब करने के बाद ये सिर्फ गीला हुआ पर घुला नहीं है, यानी कि ये पानी में घुला नहीं, इसने पानी को बस सोख लिया, यानी कि अभी भी इसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड है। एनर्जी रिलीज हुई, लेट्स से -x। अब मैंने इसमें फिर से 1 मोल इसके लिए 1 मोल वाटर और ऐड किया, अब यहां पे 2 मोल वाटर आ गए। अभी भी उस सॉलिड ने पानी सोख लिया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदली, अभी भी सॉलिड है, एनर्जी कुछ रिलीज हुई, और मैं ये काम करता गया, और जब मैंने कॉपर सल्फेट 4 वाटर तक पहुंच गया था, मैंने इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल डाला, ये 5 वाटर आया, फिजिकल स्टेट तब भी नहीं बदली, डेल्टा एच था -z किलो जूल पर मोल। अब मैं यहां दिख नहीं रहा पर अंडरस्टूड है, किलो जूल पर मोल में मैं ले रहा हूं। द मोमेंट मैंने कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर में पानी मिलाया और यहां 6 वाटर आ गए, तो मुझे ऐसे लिखना पड़ गया। द मोमेंट 1 मोल वाटर मैंने डाला, जब मैंने अब लिखा ना 6 वाटर ब्रैकेट्स में, तो ये वो स्टोरी होगी जो मैं HCl के लिए अभी पहले आपके सामने डाटा में लिख रहा हूं। इसका ये मतलब मेरा अब बताने का है कि अब कॉपर सल्फेट घुल गया, यहां तक वो गीला हो रहा था, यहां तक गीला हो रहा था, यहां तक गीला हो रहा था। द मोमेंट मैंने उसको एक सर्टन नंबर ऑफ वाटर के बाद एक्स्ट्रा 1 वाटर दिया, अब वो घुल गया, एनर्जी रिलीज हुई -k। फिर मैंने इसी में सेम स्टोरी रिपीट की, इसमें मैंने एक और पानी डाला, फिर और पानी डाला, और पानी डाला, और पानी डाला, इनफाइनाइट पानी डाल दिया। इनफाइनाइट पानी डालने के बाद अब जाके ये पूरा का पूरा मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज हुई वो -अल्फा हो गई, यानी कि ये अल्फा नंबर इसका और ये नंबर जो भी था अब ये फर्दर चेंज नहीं हो रहा, यानी कि और पानी मिलाने पे अब ये वैल्यू नहीं बदल रही, यहां से यहां तक वैल्यू बदलती जा रही है। द मोमेंट मैंने इसमें और पानी मिलाया, इसमें 1 मोल पानी डाला, तो अब ये घुल गया पहली बार, इसमें मैंने फिर 1 और मोल पानी डाला, एनर्जी रिलीज हुई, फिर 1 और डाला, एनर्जी रिलीज हुई, 1 और डाला, एनर्जी रिलीज हुई, करते करते मैंने एक सर्टन लिमिट तक पानी डाला, एनर्जी रिलीज हो तो रही थी पर अब फर्दर और एनर्जी रिलीज होना बंद होगी।
तो यहां से लेके यहां तक जो स्टोरी है ये बिल्कुल वही है जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की है। पर अगर कोई कह दे ना यहां से लेके यहां तक, सॉरी यहां से लेके यहां तक, जब तक फिजिकल स्टेट नहीं बदल रही थी, इन सारे नंबर का ऐड कर दो, -x -y अप टू -z, ये सारे नंबर ऐड कर दो। यहां से लेके यहां तक जितने भी डेल्टा एच की ये नेगेटिव नंबर आए, इन सारे स्टेप्स को ऐड कर दो। टोटल डेल्टा एच जितना नेगेटिव वैल्यू के साथ आएगा, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन का मतलब है एक मोल एनहाइड्रस सॉल्ट में, एनहाइड्रस जितने वाटर मिलाने पे 1 2 3 4 5, मैक्सिमम कॉपर सल्फेट के लिए 5, जितने मोल वाटर मिलाने पे उसके फिजिकल स्टेट अभी भी मेंटेन रहे और एनर्जी रिलीज लगातार होती गई। पर उस मोमेंट के बाद जब उसने फर्दर 1 मोल वाटर लिया, ऑनवर्ड अब वो घुल गया, उसकी फिजिकल स्टेट बदल गई। इससे पहले पहले तक यहां तक ये जितने भी डेल्टा एच का नेगेटिव नंबर है, इन सबको ऐड कर दो, यानी कि डेल्टा एच फर्स्ट प्लस डेल्टा एच सेकेंड प्लस डेल्टा एच थर्ड प्लस डेल्टा एच फोर्थ प्लस डेल्टा एच 5, यानी कि इसमें 5 मोल वाटर ऐड करने पे फिजिकल स्टेट अभी भी सॉलिड है, अभी भी। और जो एनर्जी रिलीज हुई वो -x -y सो ऑन -z, ये टोटल था। दिस एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए, 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट के लिए। अगर मैं इस नंबर की बात करूं, कॉपर सल्फेट 5 वाटर में, जब मैंने इसमें 1 मोल पानी मिलाया, एक्सेस में पानी मिलाया, इनफाइनाइट पानी मिलाया, यानी कि कॉपर सल्फेट 5 वाटर में मैं इतना पानी मिला दूं, इतना पानी कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो अब फर्दर मोर नेगेटिव हो ही नहीं रही। 1 मोल कॉपर सल्फेट 5 वाटर में, यानी कि जो भी मैं पहले से कहा था, 1 मोल कॉपर सल्फेट 5 वाटर में इनफाइनाइट वाटर डालो, इनफाइनाइट वाटर, ताकि इनफाइनाइट प्लस 5 इनफाइनाइट हो जाए, पूरा घोल दिया। मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज हो सकती थी, दिस नंबर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रेजोल्यूशन। लेकिन किसका? ऑफ कॉपर सल्फेट 5 वाटर, इसका एंथैल्पी ऑफ रेजोल्यूशन। पर ये नंबर इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। किसका? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। यानी कि मैं ये बताना चाहता हूं, मान लो आपको ये पता है, सपोज आपको कोई ये कह दे कि भाई मैग्नीशियम सल्फेट रूम टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है। मान लो इन इट स्टैंडर्ड स्टेट इट एग्जिस्ट लाइक दिस। तो कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड एनहाइड्रस था, एनहाइड्रस, जब तक आपने उसमें 7 मोल वाटर डाले थे, यानी कि उसको 7 मोल वाटर में डिसॉल्व किया, इसके फिजिकल स्टेट नहीं चेंज हुई। इसने 7 मोल वाटर लेके एब्जॉर्ब कर लिए, ये सॉलिड ही रह गया, ये घुला नहीं है। इस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज हुई? लेट्स से माइनस बीटा डैश। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। मेरा ये कहने का मतलब है बच्चों, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एनहाइड्रस सॉल्ट की होती है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हमेशा एनहाइड्रस सॉल्ट की होती है।
लेकिन अगर मैंने इसमें अब इनफाइनाइट वाटर मिला दी, इसका एक मोल विच इज ए सॉलिड, इसमें इनफाइनाइट वाटर डाल दिए, 7 प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी MgCl2 एक्वस बन गया। अब जो एनर्जी रिलीज हुई लेट्स से माइनस गामा, ये नंबर इज कॉल्ड इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में फाइनली सब्सटेंस सॉल्यूशन फॉर्म में, उसकी फिजिकल स्टेट बदल जाएगी। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में उसकी फिजिकल स्टेट सॉलिड से सॉलिड ही रहती, यानी कि अभी उसका क्रिस्टल लैटिस ब्रेक नहीं हुआ। यहां जो एंथैल्पी आई उसको मैंने बोल दिया एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, लेकिन किसकी? MgSO4.7 वाटर की। मान लो आपकी क्लास के किसी बच्चे ने कहा कि सर आप इन दोनों स्टेप को ऐड कर दो, इन दोनों स्टेप को। मैंने कहा कर दो। इन दोनों स्टेप को ऐड करने के बाद ये कट जाएगा। अब ये क्या बचा? 1 मोल MgCl2 एनहाइड्रस प्लस 7 वाटर प्लस इंफिनिटी वाटर, 7 प्लस infinite gives MgCl2 aqueous. Total delta H which is minus beta dash minus gamma, यानी कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2, सॉरी क्या था ये, MgSO4 आएगा, MgSO4 प्लस एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ MgSO4.7 वाटर। ये मिलके ये जो नंबर आया, इसमें तो MgCl2 का एक मोल है, इसका तो फिजिकल फॉर्म बदल गया, तो ये फिर से हमारी पुरानी डेफिनेशन पे जाके मिल गया। दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ MgSO4 सॉलिड। एक मोल MgSO4 से स्टार्ट किया एनहाइड्रस से, उसमें 7 वाटर डाले, उसकी फिजिकल स्टेट नहीं बदली। यहां तक जितनी भी एनर्जी टोटल रिलीज हुई, 1 मोल वाटर डालने पे 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल 6 मोल 7 मोल तक जितनी डेल्टा एच आए वो सब ऐड करके ये पूरा नंबर। जैसे ही आपने इसके बाद इसमें 8वां मोल पानी डाला, वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 1000वां एक्सेस। अब उसके बाद जो एनर्जी रिलीज हुई, जो मैक्सिमम वैल्यू एनर्जी का रिलीज हो सकता, मैक्सिमम, वो वैल्यू एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है इसकी। पर अगर मैं इन दोनों स्टेप्स को ऐड कर दूं, 7 प्लस इंफिनिटी इनफाइनाइट, फिजिकल स्टेट इज नाउ एक्वस फॉर द सेम एनहाइड्रस सॉल्ट। दिस इज सिंपल, जो आपने डेफिनेशन अभी थोड़ी देर पहले सीखी थी। 1 मोल एनहाइड्रस सॉल्ट को इनफाइनाइट वाटर में डालने पे जो एनर्जी रिलीज होगी, टोटल एनर्जी रिलीज, दैट इज कॉल्ड इसका एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। जो दो नंबर का सम बन गया, इसका एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इन दोनों का एडिशन करके इसका एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बन गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। एनी डाउट? फिर पुलक, यार कितने डाउट होते थे। हाँ पुलक, टैग लगवाना है? हमें याद करना है कि इसमें कितने 7H2 हो, तो इसमें आप ले लीजिए, सबका नहीं, थोड़ी क्वेश्चन में दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा, वो क्वेश्चन में दिया होगा। अर्जुन राजपूत,
सर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन समझ में नहीं आया, और ये जो आपने दो इक्वेशन ऐड किया उसमें क्या हो रहा है वो समझ नहीं आया। इसमें क्या किया मैंने, एनहाइड्रस सॉल्ट में इतने वाटर डाले कि उसका फिजिकल स्टेट अभी भी मेंटेन्ड है, मैक्सिमम वाटर जो डल सकते हैं। ओके सर। उसमें मैक्सिमम कितने वाटर डालने पे उसकी फिजिकल स्टेट रिटेन रहेगी, उसका क्रिस्टल लैटिस रिटेन रहेगा। ओके वो बस गीला हुआ है, डूबा नहीं है, घुला नहीं है। दिस इज ओके सर। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दिस। हम्म इसमें तुमने इनफाइनाइट वाटर डाल दिए, अब ये पूरा घुल चुका है, अब ये लिक्विड है, सोल्यूशन है, हम्म अब ये सॉलिड नहीं है। हम्म अब जो एनर्जी रिलीज हुई वो इसकी एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है, क्योंकि इसका एक मोल डिसॉल्व हुआ। ओके सर। दोनों स्टेप्स ऐड कर दो, ये कट जाएगा। हम्म फाइनल इक्वेशन का जो डेल्टा एच आया वो इसके एक मोल के लिए पूरा सोल्यूशन बना, यहां से यहां तक के लिए। ओके सर। इनफैक्ट MgSO4 है, सॉरी। अब जो कहलाएगा ये नंबर वो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है इसका, इसके एक मोल का। इज दैट क्लियर? यस सर, अब होगा। थैंक यू सर। ओके। अनुराग चौरसिया। सर एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में फर्क नहीं समझ आया। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, सर आपने वो इक्वेशन लिखी डेल एच इज इक्वल टू माइनस बीटा माइनस गामा। ये देख मैंने क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इससे क्या मतलब है? सर बट इक्वेशन में सर वो डिसोल्यूशन एक जगह पे और वो माइनस गामा पे फिर डेल एच पे भी है। मतलब मैं समझा नहीं क्या। मिड वाले सर मिड एरिया में ब्लैक वो व्हाइट बोर्ड के वहां पे सर डेल एच इज इक्वल टू माइनस बीटा डैश माइनस गामा। सर नीचे उसके हाँ, उसके भी नीचे। हाँ सर ये है। ये किसका एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन है? इसका ना। अच्छा ओके सर, वो लगा कि उसका लिखा ये है। क्या लिखा है? एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ किसका? एमजीएस। इसका। ठीक है। SBA SBA सर वो बीटा में सारी वैल्यूज है जो बीटा 1 में वोल्ट सारी, 2 वोल्ट 2 बीटा वोल्ट। डैश ये वाली ना, हाँ हाँ। इसमें सारी वैल्यूज है एडिशन करके। थैंक। ओ मतलब O करके स्टूडेंट का नाम है। हाँ भाई ओ। सर बीटा तो वो एडिशन है, तो पता कैसे चलेगा कितना स्टेप में करना है उसको? वो क्वेश्चन में लिखा होगा, जितना क्वेश्चन में ऐसे करके बताया होगा, 7 वाटर 6 वाटर 5 वाटर, जितने वाटर दिख रहे होंगे ना सवाल में उतने लिख देने यहाँ पे बस। सर एक एक वाटर मिला मिला के करना है शुरुआत से? वो सब ऐड करना पहले से, ये रेडीमेड मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं ऐड करना, तुम्हें ये नंबर रेडीमेड मिलेगा, इसमें कुछ ऐड नहीं करना। ठीक है। ओके सर। विकास पुनिया। हेलो हाँ विकास। सर, ये हमेशा ये होगा कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन जोड़ेंगे तो एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन मिलेगा। बिल्कुल नेचुरल सी बात है। थैंक यू सर। मानस राज। हेलो सर। मानस ये तू ही है ना जो हमेशा क्लास के खत्म होने के टाइम पे याद दिलाता है, टाइम हो गया टाइम हो गया। सर कोई और था सर, वो कोई तेरी ऐसी दीवान तैसी करके तू ही था। है, पक्का तू ही है बेटा, नाम बदल लेता होगा। चल डाउट पूछ अपना। सर हम लोग ये हाइड्रेशन को ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड के अंदर पानी घुस रहा है और डिसोल्यूशन मतलब पानी के हाँ अंदर सॉलिड घुस रहा है ना। ऐसे चल ठीक है, ऐसे मान ले, वैसे कोई मतलब कुछ हर्ज तो नहीं है, बस तुझे इतना फील होना चाहिए कि जो सोल्यूट तेरे पास पहले सॉलिड था ना वो पानी में पूरा घुल गया, तो वो सोल्यूशन बन गया, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन। पर जो तूने अभी मेरे को बोला ना पहली लाइन की, एक सॉलिड में पानी डाला, वो पानी सॉलिड के अंदर घुस गया है, तो मैं कहूंगा ठीक है, अगर तुझे एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऐसे समझना चाह रहा है, इट्स इजी वे टू रिमेंबर। ठीक है। यस सर। और अब के बाद कभी नहीं बोलना टाइम हो गया।
टुन्नू, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। पहले ये बता, टुन्नू तेरा असली नाम है नहीं या तूने रखा है? रखा है सर। अच्छा, कुछ और नाम ढंग का नहीं रखा जाता था? चल हाँ पूछ। सर लास्ट का जो 2-3 स्टेप लिखे है ना सर, वो नहीं समझ में आया मेरे को। कौन से वाले? ये वाले? यस सर, यस सर, उसके ऊपर से MgSO4 + 7H2 है ना सर? यस ये सर। हाँ यहाँ से ना, ये देख, जब मैंने तुझे बोला ना इसका 1 मोल लो, उसमें मैं कितने मोल पानी मिलाऊं? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 5 मोल, 6 मोल, मैक्सिमम कितने डालूं ताकि फिजिकल स्टेट ना चेंज हो, यानी कि वो पानी बस सोख ले, और ओके उस पानी की मात्रा में ये घुलना नहीं चाहिए, तब तक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन वर्ड तू यूज करेगा। तो सर ऐसे कब पता चलेगा कि घुलेगा नहीं जब तक, मतलब? आपको नहीं पता लगेगा, ये तो क्वेश्चन ने बोला होगा, हमें थोड़ा ना पता किसी कंपाउंड की मैक्सिमम लिमिट क्या है। तो सर क्वेश्चन कैसे, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न? कब कराऊंगा? जब तुम लोग मुझे मौका दोगे तो ना। ओके सर, ओके। तुम लोग मौका दोगे तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, डेफिनेशन में तो उलझे रहते बेचारे। ओके सर। तो मतलब मुझे लगा कि टुन्नू अब तू ये चाहता कि हम इसका क्वेश्चन कर ले, यही तेरे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना? कि क्वेश्चन कैसा आएगा? एम आई राइट? एक बार इसको समझ एनीवन एल्स? किसी ने कुछ और पूछना? एनीवन एल्स? ओके, अभिजीत शायद माइक प्रॉब्लम है ना, तुम नहीं बता पाते। क्वेश्चन करते हैं दक्ष। हाँ ऑब्वियसली क्वेश्चन करते हैं। लेट्स प्रोसीड। प्रिंस ठोलिया। क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या चीज अच्छे से आप मतलब आई वॉन्ट की दैट यू शुड हैव एक्सपर्टीज ऑफ राइटिंग द प्रॉपर केमिकल इक्वेशन बेस्ड ऑन द इंग्लिश लाइन व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। मैं एक इंग्लिश की लाइन लिखूंगा, आपने उसके लिए केमिकल इक्वेशन खुद लिखना है। राइट डाउन suitable chemical equation for A option, enthalpy of combustion of benzene, enthalpy of formation of CHBr3, enthalpy of dissolution of CaCl2.6 enthalpy of hydration of BaCl2 given maximum number of water of crystallization that can be in 1 mole
BaCl2 सॉलिड इज 2। आप अपनी कॉपी में इक्वेशन लिखोगे और अगर आपकी उस इक्वेशन में थोड़ी सी भी गलती हुई तो आप क्रॉस मारोगे जब मैं आंसर बताऊंगा। क्योंकि इस चैप्टर में सारी कलाकारी यही है। अगर आपको क्वेश्चन के लिए इंग्लिश की लाइन को केमिकल इक्वेशन में लिखना आ गया, समझ लो आपका चैप्टर पूरा तैयार। When you are done, mention me. Sir, yes, I have noted all the chemical reactions. डन। ल्यूसीफर तो दोनों जगह क्लास अटेंड करता है ना, तो JA में भी बैठता है, JA1 में भी बैठता है। चलो करें। ओके, सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, मतलब इसको जलाना है, जिसको जलाना है उसका 1 मोल लेना है। तो मेरी कॉपी में अगर आपने ऐसा लिखा है, आपकी कॉपी में C6H6 लिक्विड यहाँ 1 लिखा है तो फुल मार्क्स। अगर आपने 1 नहीं लिखा, अभी काटा मार दो, आपकी नेगेटिव मार्किंग होगा। 1 मोल फिक्स। इसे बर्न करना है। कंबस्शन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर। अगर आपने यहां पर फिजिकल स्टेट नहीं लिखी है, गैस, गैस, लिक्विड, तो आपका गलत है। अगर आपने सिंपल ऐसे लिखा बिना फिजिकल स्टेट बताए, रॉन्ग, काट दो, -1 होगा। अगर आपने सब ठीक लिखा है लेकिन वाटर के साथ गैस लिख दिया तो भी काट दो, गलत है। अब जब इक्वेशन बैलेंस करनी, बैलेंस करते हो 6 हाइड्रोजन के लिए 3, ऑक्सीजन के लिए 6 to the 12 प्लस 3 15, 15 के लिए यहां पर 15/2, ताकि 2 से 2 कैंसिल होके 15 आ जाए। अगर पूरा ऐसे लिखा जैसे मैंने लिखा तो आपके मार्क्स का, नहीं तो -1। तो 1 मोल बेंजीन लिक्विड, लिक्विड लिखना है। अगर लिक्विड नहीं लिखा, गलत। अगर आपने 1 नहीं लिखा बेंजीन के आगे तो गलत।
O2 गैस G लिखना है वहां पे, CO2 G लिखना है, वाटर लिक्विड लिखना है। वाटर के आगे गैस लिख दिया, गलत। क्योंकि जब तक मैंने आपको क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि मैं किस टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहा हूं, तो ये बाय डिफॉल्ट मानना 25 डिग्री, और 25 डिग्री पे वाटर लिक्विड फॉर्म में। अगर मैंने मेघ ये कहा होता कि मैं रिएक्शन करवा रहा हूं 110 डिग्री पे, तब तुम्हें इजाजत थी, तुम ये लिख सकते थे वाटर गैस। फिर हो सकता है तब तक बेंजीन भी वेपराइज कर जाती। मुझे नहीं मालूम बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना, कम ही होगा बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट। उस केस में फिर बेंजीन भी गैस बन जाती। यदि आपका मेंशन्ड टेम्परेचर किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से क्रॉस कर गया, तब उस सब्सटेंस के लिए गैस लिखोगे। पर जब तक कुछ भी नहीं कहा, यानी कि स्टैंडर्ड स्टेट, तब तक हम मान के चल रहे 25 डिग्री सेल्सियस, तब तक वाटर लिक्विड है, बेंजीन लिक्विड है। इज दैट क्लियर मेक? ओके। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CHBr3, इसका एक मोल बनाना है। अगर आपने इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं लिखा तो गलत, -1 होगी नेगेटिव मार्क। 1 मोल जिसका बनाना है लिक्विड। अब किससे बनाना? उसके एलिमेंट। एलिमेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। तो कार्बन, सॉलिड, ग्रेफाइट। अगर आपने ये दोनों लेटर लिखे सॉलिड ग्रेफाइट तो फुल मार्क्स। अगर आपने सिर्फ ग्रेफाइट लिखा पर सॉलिड नहीं लिखा, और अगर आपने सॉलिड या ग्रेफाइट में लिखा फिर तो महा नेगेटिव। प्लस हाइड्रोजन गैस, और मैक्सिमम लोगों की गलती यहां पे होगी, ब्रोमीन के स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है। अगर आपने यहां ब्रोमीन गैस लिखी है, नंबर कट गए। ब्रोमीन शुड बी इन द लिक्विड फॉर्म। जब तक कुछ नहीं मेंशन, 25 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हम रिएक्शन। 25 डिग्री सेल्सियस पे ब्रोमीन इज लिक्विड। अब बैलेंस करते वक्त कार्बन के लिए कोई कोएफिशिएंट नहीं, हाइड्रोजन के लिए यहां हाफ, ब्रोमीन के लिए यहां 3/2। मैं ये श्योर हूं इस प्रोसेस को लिखने में आपने पक्का बहुत गलतियां की। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई लिक्विड है? कुछ कॉमन सेंस वाली चीजें पता होनी चाहिए कि ब्रोमीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है। और ये तुझे पुलक, तूने मेरे से पूछा ना, मैं दिल करता मैं आके लगा दूं कान के नीचे। मैंने तुम्हारे नोट्स में लिखवाया है ब्रोमीन लिक्विड होता है, ब्रोमीन की स्टैंडर्ड स्टेट लिक्विड है, आयोडीन की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड है। और तू फिर से पूछ रहा हमें कैसे पता चलेगा? ढक्कन नोट्स पढ़। CHBr3 के आगे 1 मोल होना चाहिए। कार्बन के साथ सॉलिड ग्रेफाइट लिखा आना चाहिए। हाइड्रोजन गैस ½ H2, ब्रोमीन लिक्विड 3/2। एंथैल्पी ऑफ डेसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड और 6 वाटर, मतलब इसका 1 मोल लेना है। इसमें एक्सेस में पानी मिला दिया, एक्वस। यहां एक्वस लिखा हो, 6 प्लस एक्वस, 6 प्लस इनफाइनाइट वाटर, इनफाइनाइट वाटर, CaCl2 एक्वस, इसका 1 मोल। Now if this process is correctly representing enthalpy of dissolution, पर फिजिकल फॉर्म एक्वस लिखा है तो मार्क्स है, अगर आपने सॉलिड लिखा है तो काटा। जिन बच्चों ने इस रिएक्शन को लिखते वक्त सिर्फ ऐसे लिखा ना, ऐसे ऐसे, उनको भी पूरे मार्क्स है, कोई गलत नहीं करने वाला। पर मैं एक एक मोल की आपको हैबिट डलवाना चाहता हूं। ये बड़ी छोटी बात है, मैं बार बार जोर दे रहा हूं, 1 मोल। क्योंकि आप न्यूमेरिकल में इस पे क्वेश्चन गलत करके आओगे, ये मैं कंफर्म। आपके सीनियर्स भी यही करते गए, भूल जाते हैं। किसका 1 मोल? जिसको जलाना है उसका 1 मोल, जिसको बनाना है उसका 1 मोल, जिसको डुबाना है उसका 1 मोल।
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉलिड, और ये बोल दिया गया कि उसका 1 मोल मैक्सिमम 2 वाटर है, उसके अंदर मैक्सिमम 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, यानी कि BaCl2 एनहाइड्रस का 1 मोल, इसमें 2 वाटर, यहां लिखना लिक्विड, लिक्विड BaCl2.2H2 सॉलिड। अगर आपने यहां लिक्विड लिखा है गलत, एक्वस लिखा है गलत, सॉलिड टू सॉलिड। अब जिसके ऑल करेक्ट हुए बहुत बहुत बड़ी बधाई, गुड, बहुत अच्छा सीखे। जिसके भी सारे ठीक हो गए एक्सीलेंट, समझ लो कि हमें थर्मोकेमिस्ट्री हम आराम से कर लेंगे। डॉट जरूर लिखना था, BaCl2.2 वाटर जरूर लिखना, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में डॉट लिखा जाता है। जिसको डाउट है वो अपना हाथ रेज करे, हैंड रेज योर हैंड। इनमें से किसी में किसी को डाउट है, रेज योर हैंड। सिर्फ अनुराग चौरसिया, हाँ अनुराग, नहीं सर वो दबा रह गया था एक्चुअली। तो नीचे कर अपना हैंड। अब अगली चीज मेरी ध्यान से सुनना, लाइन जो मैं बोलने वाला हूं, जो मैं लिखवाने नहीं वाला, ध्यान से सुनना कान खोल कर। मैक्सिमम टाइम जब भी किसी का कंबस्शन होगा, मैक्सिमम टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मैक्सिमम टाइम डेल्टा H नेगेटिव। इसलिए जो पहली रिएक्शन है उसका डेल्टा H नेगेटिव है। मैक्सिमम टाइम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक। मैक्सिमम टाइम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। सॉरी, एक चीज मैं शायद थोड़ी गलत बोल गया। मैक्सिमम टाइम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज एक्सोथर्मिक, हाँ ठीक है। मैक्सिमम टाइम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज एक्सोथर्मिक। मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा, पर इसका ये मतलब है कि कभी एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। नाइट्रोजन का कंबस्शन एंडोथर्मिक होता है। अगर मैंने किसी चीज का कंबस्शन किया तो वो एक्सोथर्मिक है, पर अगर मैंने नाइट्रोजन का कंबस्शन किया N2 + O2 गिव्स 2NO, तो वहां पे वो प्रोसेस एंडोथर्मिक। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मैक्सिमम टाइम नेगेटिव होता है, ऐसा नहीं कि वो कभी एंडोथर्मिक नहीं होता। ओके, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। अथर्व प्रियदर्शी, अथर्व रेज योर हैंड ताकि मैं बात करके तेरा डाउट क्लियर करूं। अथर्व रेज योर हैंड यार, सो दैट आई कैन अनम्यूट यू। हाँ टुनू, हाँ भाई टुनू, यार तेरा माइक बड़ा लाजवाब है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ तुझे, तेरा माइक में से हेलो सर। भाई। हाँ हाँ बोल। इधर से तो साउंड जा रहा है। हेलो सर। हाँ अथर्व, हेलो सर इससे पहले आपने जितने सारे एग्जांपल दिए थे डॉट दैट CuSO4.5H2O प्लस हाँ H2O लिक्विड, तो उसमें आपने जो फाइनल लिखा था सॉल्यूशन मतलब कंपाउंड, उसमें CuSO4 और 6H2O आपने ब्रैकेट्स में यूज किया था। तो क्योंकि यहाँ पे तब आपने तक इनफैक्ट जब मैं ऐसे लिख रहा था ना, CuSO4.1H2, अभी भी उसकी फिजिकल स्टेट वही थी, CuSO4.2, .3, .4, .5, तब तक ये सॉलिड फॉर्म है। जब तक ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, रिप्रेजेंट इट लाइक दिस। जब तक वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचता तब तक सॉलिड। अगर किसी सब्सटेंस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते ही नहीं, लाइक HCl, जो कभी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में रहता ही नहीं, उसके केस में 1 वाटर हो, 2 वाटर हो, 3 वाटर हो, उसके केस में मैंने हमेशा ऐसे लिखा 2 वाटर, 20 वाटर।
अगर आपके कोई आयनिक सॉल्ट्स है, दे हैव टेंडेंसी टू शो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उनके केस में आप ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई कंपाउंड कोवलेंट है जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिखाता ही नहीं, उसके लिए आप ये ब्रैकेट ब्रैकेट वाली चीजें दिखाते हैं। ठीक है, ओके सर। ओके। अब गोइंग टूवर्ड टीचिंग यू द नेक्स्ट डेफिनेशन, पहले इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं। आज की क्लास के बेस पे अब आप शीट में से क्या क्या कर सकते हो। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए प्लस सेक्शन सी। सेक्शन ई में सिलेक्टेड क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। पार्ट 2 सेक्शन ए प्लस सेक्शन सी प्लस सेक्शन ई में से वन टू थ्री। अब लिखो न्यूमेरिकल। थर्मोकेमिस्ट्री मैंने प्लान किया हुआ कि मैं 5 या 6 तारीख तक खत्म कर दूंगा, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर नहीं है। लेट्स राइट डाउन द न्यूमेरिकल। For a reaction, this is A1, exercise 1 part 1 में सेक्शन में A1। एक रिएक्शन गिवन है, इथेनॉल लिक्विड प्लस 3O2 gives 2 CO2 गैस प्लस 3 वाटर वेपर। ऐसा क्वेश्चन में लिखा मिला है और आपको बोला है इफ डेल्टा यू नॉट इज -1373 किलो जूल पर मोल एट 298 केल्विन। हालांकि 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं होता तो मैं कहता कि क्वेश्चन में ये गलती है, वाटर लिक्विड आना चाहिए था, पर उन्होंने जैसा दिया हमें चैलेंज नहीं करना, अपना ज्ञान नहीं बांटना। उन्होंने ऐसा दिया है तो ठीक है। कैलकुलेट डेल्टा एच नॉट। अब जितने भी ऑडियंस इस वक्त मुझे सुन रही है वो ध्यान रख ले, जेई मेंस हो, खासकर जेई मेंस, अगर कभी थर्मोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आएगा तो 90% चांस क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें एक रिएक्शन दी होगी, उसका डेल्टा यू दिया होगा, डेल्टा एच पूछा होगा, या फिर डेल्टा एच देकर डेल्टा यू पूछा होगा। फिर से बोल रहा हूं, मैक्सिमम टाइम जेई मेंस का सवाल अगर आया तो इस टाइप के क्वेश्चन फेवरेट है। किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू दे दिया जाए, डेल्टा एच निकालो, डेल्टा एच दे दिया जाए, डेल्टा यू निकालो। फेवरेट क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है ये सवाल। डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा पीवी। डेल्टा यू किलो जूल में है, करेंटेडली इसे जूल में कन्वर्ट करो। अब मुझे सिखाना है डेल्टा पीवी कैसे निकालते हैं। ये मान के चलना है क्योंकि आप डेल्टा एच निकाल रहे हो, तो जब आप इस इक्वेशन में लिख रहे हो डेल्टा एच, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो प्रेशर इनिशियल स्टेट में है वही प्रेशर फाइनल स्टेट में।
तो बाय डिफॉल्ट मानना है प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा तो वो क्वेश्चन में बताया जाएगा, पर जब तक कुछ नहीं कहा मतलब रिएक्टेंट 1 बार प्रेशर स्टेट में, प्रोडक्ट 1 बार प्रेशर स्टेट में। अब जब यहां पे लिख दिया डेल्टा पीवी, पी कांस्टेंट रखते हुए बाहर निकाल दो पी डेल्टा वी, और पी कितना लेना है 180। अब देखो मैं क्या करने लगा इसको लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट में किस किस का वॉल्यूम, CO2 गैस प्लस वाटर वेपर लिखा उन्होंने क्वेश्चन में, माइनस प्रोडक्ट का वॉल्यूम हो गया, माइनस रिएक्टेंट के लिए वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल लिक्विड प्लस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब कान खोल के सुनो, अगर यहां पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड है तो उसका वॉल्यूम गैस के कंपैरिजन में निग्लिजिबल मानना है। तो अगर उन्होंने यहां वाटर लिक्विड लिख के दिया होता तो मैं वाटर का वॉल्यूम इग्नोर कर देता, पर उन्होंने गैस फॉर्म में दिया, मैं इग्नोर नहीं करूंगा। यहां इथेनॉल लिक्विड फॉर्म में है, बाकी सब गैस फॉर्म में है, तो इसका वॉल्यूम इग्नोर। वी आर एज्यूमिंग कि भाई वॉल्यूम जो है लिक्विड या सॉलिड अगर आएगा उसको निग्लेक्ट कर दे। तो ये क्या बन जाएगा, पीवी फॉर CO2, पीवी फॉर वाटर वेपर्स minus PV for oxygen gas, which I can write it as moles of CO2 into RT, moles of water vapors into RT minus volume of oxygen, number of moles of oxygen into RT. We are assuming reaction system अपनी final state में और initial state में temperature constant है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमने बर्तन के अंदर जब रिएक्टेंट डाले तो वो सराउंडिंग के टेम्परेचर पे थे। रिएक्शन हुई, जैसा मैंने कई बार क्लास में बोला भी है, बीच में टेम्परेचर बढ़ गया हो गया, लेकिन फाइनली प्रोडक्ट जो बना वो ठंडा होके वापस सराउंडिंग के टेम्परेचर पे आ गया। तो टेम्परेचर ऑफ द फाइनल स्टेट इज सेम एज टेम्परेचर ऑफ इनिशियल स्टेट, टी चेंज नहीं हुआ, टी कांस्टेंट है। तो अब RT बाहर ले आना, ये बन जाएगा मोल्स ऑफ CO2 गैस प्लस मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स माइनस मोल्स ऑफ O2। अब यहां मोल्स कितने कितने लेने, क्वेश्चन में नहीं बताया होगा तो उनके कोफिशिएंट लेने। मोल्स ऑफ CO2 2, वाटर 3, O2 3। तो ये मेरे लिए बन जाएगी पूरी इक्वेशन डेल्टा NgRT। अब आपने पूरी थर्मोकेमिस्ट्री में इतना बड़ा नहीं करके आना, वहां तो आपका टाइम ही निकल जाएगा इतना सब लिख के आओगे। सीधा इक्वेशन में क्या लिखना है, डेल्टा पीवी को क्या लिखना है, हमेशा डेल्टा U0 प्लस डेल्टा NgRT। पीवी को मैंने G का टैग क्यों लगाया, ओनली काउंट गैसियस स्पीशीज, डोंट काउंट लिक्विड एंड सॉलिड स्पीशीज। मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट है तो RT बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा डेल्टा NG। डेल्टा NG कैसे निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट ओनली माइनस कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट ओनली। ये G का टैग नहीं भूल, यानी कि मैं बोलूंगा 2 + 3 5, 5 - 3 2, तो दिस नंबर इज RT into 2। अब डेल्टा U पता है, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 into 2, दिस इज इन जूल्स। ये भी जूल्स में, ये भी जूल्स में। फाइनली सॉल्व करके उसे किलो जूल में रिपोर्ट कर। इन शॉर्ट कभी भी कोई ऐसी रिएक्शन आ गई, कोई भी ऐसी रिएक्शन लाइक ऐसे दे दिया A सॉलिड, B लिक्विड, C गैस, D गैस, इसका डेल्टा H अगर गिवन है और डेल्टा U पूछा है
या वाइस वर्सा। तो इक्वेशन लगाते वक्त डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा यू डेल्टा पीवी, और इसको कैसे लिखते हैं ना, डेल्टा ऑफ एनजी आरटी। आरटी बाहर, डेल्टा एनजी। व्हाट इज डेल्टा एनजी? सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहां डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर कोई पूछेगा, इट्स अ गैस, इट्स अ गैस, इट्स अ लिक्विड सॉलिड, इग्नोर देम। सिंपल बोलोगे सी प्लस डी माइनस 0। तो अगर आपको सी और डी गिवन होंगे, आर और टी की वैल्यू पता है, जस्ट एंजॉय द फॉर्मूला। मैक्सिमम टाइम जेई मेंस में क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा। पर जो गलती आप करके आओगे वो भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपके सीनियर्स भी ये गलती करते गए। ये किलो जूल में होगा तो उसे जूल बना लेना। आर को जूल्स में 8.314 रखना है, अगर कैलोरी का क्वेश्चन हो तो 2 रखना है। फाइनली पूरा सॉल्व करके 1000 से डिवाइड करके किलो कैलोरी बना देना। तो आपको यूनिट्स में गलती होगी, कैलकुलेशन की वजह से आप गलत करोगे, ये भी मैं कंफर्म करता हूं। आपको बता भी दिया, उसके बाद भी आप गलत करोगे। तो डोंट मेक इट माय फर्म बिलीफ, बोलो कि हम तो पक्का है, अब गलती नहीं करके दिखाएंगे। बस ये ध्यान रखना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन ऐसे दे दी होती ना, इथीन गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस वाटर लिक्विड, और इस इक्वेशन की बैलेंसिंग करके दे दी मैंने 2 3 7/2। और मैंने पूछा इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा AU नॉट प्लस क्या लिखोगे आप? लिखोगे डेल्टा ऑफ NG RT। व्हाट इज डेल्टा NG? 2 लिक्विड, इग्नोर 2 माइनस 7/2 प्लस 1, दोनों का कोफिशिएंट, क्योंकि दोनों गैस है। 7/2 प्लस 1 विच इज 9/2, तो 2 माइनस 9/2 RT। सिंपल क्वेश्चन, फ्री के मार्क्स। जल्दी से नोट करो। नोटेड? अभी मैं कोई डाउट नहीं ले रहा, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ। डाउट अलग से कॉल कर लेना। इतने इजी क्वेश्चन में मैं कहीं अनम्यूट करके डिस्टर्ब नहीं करने वाला क्लास। अब इसके बेसिस पे, इसी थीम पे बेसिस पे बड़ा इजी सा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, देखना। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपको ये बताना है डेल्टा एच नॉट डेल्टा यू नॉट से इस रिएक्शन के लिए बड़ा है या छोटा है या बराबर है। हमें ये बताना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन रिएक्शंस के लिए बताओ
डेल्टा एच नॉट डेल्टा यू नॉट से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? तो आपने करना क्या, डेल्टा एच नॉट इज डेल्टा यू नॉट प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसका डिफरेंस देखना है, दिस इज डेल्टा एन जी आर टी। आर और टी तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये तो पॉजिटिव होंगे। अब डेल्टा एन जी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव हो गया, ये नंबर पॉजिटिव हो गया, तो ये डिफरेंस पॉजिटिव हो गया, फिर आप कह दोगे डेल्टा एच बड़ा है डेल्टा यू से। अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया, और अगर ये डिफरेंस नेगेटिव आ गया तो ये पूरी प्रोडक्ट नेगेटिव हो गई, तब आप कह दोगे डेल्टा यू बड़ा है डेल्टा एच से। अगर डेल्टा एन जी जीरो आ गया, जीरो आने का मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू का डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब दे आर इक्वल। आपको बस डेल्टा एन जी का साइन चेक करना है। फॉर द फर्स्ट इक्वेशन डेल्टा एन जी की अगर वैल्यू देखो, दिस इज 1, इसे इग्नोर, इट्स नॉट गैस, 1 माइनस दिस इज मीथेन गैस, ऑक्सीजन गैस, 1 + 2 3, दिस इज नेगेटिव। इसका मतलब पहले रिएक्शन के लिए डेल्टा एन जी नेगेटिव है। नेगेटिव आने का मतलब ये प्रोडक्ट नेगेटिव है, क्योंकि आरटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो ये नेगेटिव आ गया, मतलब डेल्टा यू बड़ा है डेल्टा एच छोटा। तब आप कह दो कि इस रिएक्शन के लिए डेल्टा यू बड़ा है डेल्टा एच। सेकेंड रिएक्शन में देखो 1 1 2 ऑल आर गैसेस, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट 2 माइनस सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ गैसियस रिएक्टेंट 1 + 1 2, 0 आ गया। अगर ये 0 हो गया तो डेल्टा एच और डेल्टा यू बराबर हो गए। तो सेकेंड रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इज सेम एज डेल्टा यू नॉट। थर्ड रिएक्शन जैसे दे दी, वहां मत अपना ज्ञान झाड़ना, ये तो कंबस्टन हो रहा है, सर ने कहा था कि इसका 1 मोल लेना। उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा कि डेफिनेशन लगाओ, उन्होंने सिंपल बोला कि इस केमिकल रिएक्शन के लिए बताओ डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा आएगा या छोटा। वहां मत ज्ञान झाड़ देना, पक्का क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, चलो 2 से डिवाइड कर देते हैं, पता लगा नेगेटिव मार्किंग करवा गए। अब अगर इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी निकालना है, गैसियस प्रोडक्ट 12, लिक्विड इग्नोर, तो 12 माइनस रिएक्टेंट में लिक्विड इग्नोर गैस 15 कोफिशिएंट के साथ -3, डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया। डेल्टा एन जी नेगेटिव आ गया मतलब डेल्टा एच छोटा है डेल्टा यू से। सच ए सिंपल क्वेश्चन, और ये फ्री के मार्क्स आते हैं अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पाए। 4-4 नंबर ऐसे लाइक बटोर रहे हो। उदय अभी मैं किसी का डाउट नहीं लेने वाला। Let's write down a question. E2 पार्ट 1 में से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड .2H2O and barium chloride anhydrous are -20 kilojoule, sorry, +8 kilojoule per mole and -20 kilojoule per mole respectively. What is enthalpy of hydration of BaCl2? Extremely important question. सबसे पहले आप जब एक सवाल आता है ना, क्वेश्चन जब पढ़ते हो थर्मोकेमिस्ट्री का, तो आपको जो उन्होंने इंग्लिश की लाइन लिख के दी ना, इंग्लिश की लाइन, उसके लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। अगर उन्होंने बोला एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2.2 वाटर, तो आपको तुरंत उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। केमिकल इक्वेशन में लिखनी आती, घर पे बैठो कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि सारी गेम ही केमिकल इक्वेशन लिखने की। उसके बाद तो बस जोड़ो घटाओ और कुछ भी नहीं करना। सो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन अभी सीखा था सोल्यूशन, तो इसके लिए कैसे इक्वेशन लिखूंगा? 1 मोल BaCl2 डॉट टू वाटर सॉलिड। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बोला है या डेसोल्यूशन बोला है, कंफ्यूज नहीं होना अनुराग। तो बाय डिफॉल्ट ऐड एक्सेस वाटर। Infinite water plus 2 is infinite. So you will write BaCl2 aqueous. Delta H कितना दिए इस प्रोसेस में? +8। तो जो मैंने अभी आपको बात थोड़ी देर पहले बोली थी, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन मोस्टली नेगेटिव होता है। तो ये एक एग्जांपल आ गई जहां ये पॉजिटिव भी हो सकता है। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है, किसका एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन है। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इस सॉल्ट का, हाइड्रेटेड सॉलिड। अब एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन ऑफ BaCl2, फिर से एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन है एनहाइड्रस की, तो ये लिखूंगा 1 मोल BaCl2 सॉलिड प्लस एक्वस गिव्स BaCl2 एक्वस, और इसके लिए डेल्टा H इज -20 किलोजूल पर मोल। This is equation number 1. This is equation number 2. What is enthalpy of hydration? किसका हाइड्रेशन? BaCl2 सॉलिड का। पर हाइड्रेशन में तो हमने ये सीखा था ना, 1 मोल BaCl2 से कुछ वाटर ऐड करोगे तो उससे BaCl2 डॉट n वाटर, फिजिकल स्टेट वही रहेगी सॉलिड। पर ऐसे सवाल में हमें कैसे पता लगेगा पुलक n कितना है? क्वेश्चन में हिंट दिया होगा, क्वेश्चन में लिखा है 2 वाटर। क्वेश्चन में जो लिखा है ना 2 वाटर, इसका मतलब एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। फॉर ऑल लविंग ऑडियंस ध्यान से सुनो, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में सॉलिड में कुछ वाटर डाला, फिजिकल फॉर्म शुड नॉट चेंज, दैट इज द मीनिंग ऑफ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। पर ये n की वैल्यू कहां से पता लगेगी? क्वेश्चन में जो सॉल्ट दिया होगा ना, उसमें जितने वाटर दिख रहे हैं उतना लेना है यहाँ पे कोफिशिएंट। यू विल से दिस इज 2, दिस इज 2। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना। अब इन दो इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे बनानी ये आप जानो, मैथमेटिक्स। ऑब्वियसली अगर इन दो इक्वेशन से मुझे ये इक्वेशन बनानी है, तो क्योंकि मुझे BaCl2 डॉट टू वाटर प्रोडक्ट में चाहिए जबकि ये रिएक्टेंट में है, तो मुझे इस रिएक्शन को उल्टा करना पड़ेगा। उल्टा करने का मतलब इसे रिएक्टेंट लिख दो, इसे प्रोडक्ट लिख दो, फिर ये साइन चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो बैकवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं मुझे BaCl2 डॉट टू वाटर प्रोडक्ट में चाहिए डिजायर्ड रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए, पर वो रिएक्टेंट में गिवन है, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा और तब ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को। इसको ले जाओ इधर, इसको ले जाओ इधर, फाइनली इक्वेशन ये बन जाएगी। तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट अगर करोगे तो आपके लिए डेल्टा H की वैल्यू फॉर द नेट रिएक्शन, जो इस रिएक्शन का डेल्टा H आपने निकालनी है, सेकेंड इक्वेशन के लिए -20 माइनस ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन के लिए 8, ऑटोमेटिकली यहां माइनस आ गया। जब आपने सेकंड माइनस फर्स्ट किया, इसे माइनस फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट की, तो ये रिएक्शन रिवर्स होगी, तो उसका डेल्टा H -8 हो गया, ऑलरेडी माइनस आ गया। माइनस ऑफ -8 नहीं करना, जब आपने फर्स्ट इक्वेशन रिवर्स कर दी तो ये नंबर माइनस बन गया बस। अब ये बोलोगे दिस इज -28, दैट इज द आंसर। एनी डाउट? जिसको है डाउट रेज योर हैंड। अभिजीत, पर मैं तेरा सुनूं कैसे यार? तू मेरे को कॉल भी नहीं करता, ना मैसेज करता, ना कुछ वो बताता है। टूनू तुझे ऑन नहीं कर रहा बेटा, तेरे माइक में बड़ी तबाही है। संदीप,
संदीप, सर लेकिन जब हमने वो सेकंड रिएक्शन माइनस फर्स्ट किया तो BaCl2 प्लस 2H2O तो रिएक्टेंट्स के साइड में नहीं मिला हमको। अरे कैसे नहीं मिला ये देखो। मान लो मैंने सेकंड माइनस फर्स्ट की, यानी कि इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, ये इक्वेशन बन गई BaCl2 aqueous give BaCl2 dot 2 water solid plus aqueous delta H is -8। जैसे मैंने इसे रिवर्स किया, सेकंड इक्वेशन वैसे की वैसी, BaCl2 solid plus aqueous gives BaCl2, क्या करेंगे? अभी बता रहा हूं, वेट, डेल्टा H is +20, सॉरी -20। अब जब मैं इस इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं ना, ये सिर्फ लिखने के लिए है, इसे काट दो, इसका कोई मीनिंग। ओके। और क्या क्या कट रहा है, कुछ कट रहा होगा। करेंगे तो जब हम ऐड कर रहे हैं इस इक्वेशन में, BaCl2 aqueous gives BaCl2 dot 2 water, BaCl2 aqueous, सॉरी मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन तो ठीक लिखी, सेकंड इक्वेशन को तो रिवर्स करना ही है। BaCl2, यहां मैंने गलती कर दी, BaCl2 aqueous था, ये मैंने गलत लिख दिया था, तो अब ये भी कैंसिल, ठीक है। हाँ। बचा क्या, BaCl2 सॉलिड से BaCl2 डॉट 2 वाटर। अब ये अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, अगर यहां 2 वाटर आया है तो पक्का आपने 2 मोल वाटर डाला था, बिना उसके ये बन ही नहीं सकता। ओके सर। तो बाय डिफॉल्ट ये नहीं चिंता करनी, यहां तो वाटर दिख ही नहीं रहा, हाय क्या करे, जब आपके पास यहाँ 2 वाटर है और यहाँ 0 वाटर है, अंडरस्टूड है कि यहाँ 2 वाटर है। ओके सर। तो मैं लिख दूंगा डेल्टा H इज, क्योंकि ऐड किया दोनों को, -28। इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? यस सर। ओके। सुधांशु, सर हाँ सर ये पूछना था कि सर जो आपने एक्वस से एक्वस काटा है सर वो नहीं समझा। उसका कोई मीनिंग नहीं है, इनफाइनाइट वाटर से इनफाइनाइट वाटर कट गया, लिखने के लिए है वो, बस उसको कोई मतलब नहीं। ये तो मैंने जानबूझ के ऐसे लिखा ताकि आपको ये लगे जो चीज रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में वो काट दो, उसका कोई मीनिंग नहीं। ठीक है सर। शुभम, शुभम आप बोले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हार्ड क्या है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? आप बोले थे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब हार्ड कब मैंने बोला? तूने उसको मान लिया कि वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब हार्ड, तो मेरी क्या गलती? हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हार्ड नहीं होता यार, ठीक है। यस सर। अंकित आकाश, हेलो सर। हेलो। यस सर। सर ये पूछना था, उसको उल्टा करके सर ऐड किए हैं। हाँ उल्टा करके ऐड किए हैं, हाँ सही है, उल्टा करके मैंने ऐड किया। ओके सर, ठीक। मेघ, हेलो सर। हाँ मेघ बोलो। सर मैंने एक स्टेटमेंट सोचा कि अगर हम वाटर में एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन निकाले तो वो -इन्फिनिटी होगी, और कोई वाटर में, यस सर, तो वो डिफाइंड ही नहीं है। और अगर कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस की निकाले तो क्या होगा? पॉजिटिव वो भी इन्फिनिटी। डिफाइंड नहीं है, डिफाइंड ही नहीं है। अच्छा सर, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था, गुड। मेघ ने 12 टाइम्स कुछ लिखा है, 12 टाइम्स हैंड रेज, क्या कहना चाहते हो मेघ? क्या सर? अभी हैंड रेज हुआ था फिर से, इसलिए मैंने कॉल की, दोबारा अनम्यूट किया। अच्छा, नहीं सर। ओके,
टुन्नू तेरे को कैसे करूं यार, तू मेरे को कॉल कर ले, तेरा माइक बहुत आवाज कर रहा है यार। संदीप कुछ पूछना है? सर मैं तो पूछ चुका वो H2O ओके वाला। लूसीफर, तो हर बार अलग वाटर, अगर वाटर नहीं आया तो वाटर आएगा, जब तक कुछ नहीं ना कहा सॉल्वेंट वाटर या लूसीफर, डोंट वरी अबाउट दैट। अब एक और न्यूमेरिकल लिखो। Given that this is C2, given that H2 gas plus Br2 gas, 2 HBr, इसके लिए डेल्टा H of this reaction is delta H10। अब आगे इंग्लिश में लाइन लिखी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन of bromine is delta H2 naught. What is standard enthalpy of formation of HBr at 25 डिग्री सेल्सियस? मेरे को कोई थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने के लिए बोल देना, एग्जाम में पेपर सेट करो, मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि मैं उसमें कुछ रिएक्शन तो लिख के दे दूंगा, कुछ बच्चे से लिखवाऊंगा। अब उसने आपको ये बोल दिया ये एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा H इज डेल्टा H1 नॉट। अब आपको ये कहा जा रहा है ब्रोमीन का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन, यानी कि बच्चा खुद समझे कि कौन सी रिएक्शन लिखनी है। कंडेंसेशन का मतलब क्या है? गैस से लिक्विड बनना। यानी कि इस लाइन का केमिकल इक्वेशन है ब्रोमीन 1 मोल गैस से ब्रोमीन लिक्विड बनने के लिए डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन इज डेल्टा H2 नॉट। गैस से लिक्विड बनाने के लिए जो भी डेल्टा H फॉर रिएक्शन होगा वो कंडेंसेशन है, एंथैल्पी ऑफ कंडेंसेशन। ये लाइन उन्होंने इंग्लिश में लिख के दी, मैंने उसके लिए रिएक्शन लिखा। पहला रिएक्शन लिख के दिया हुआ है H2 गैस प्लस Br2 गैस gives 2 HBr vapors, enthalpy of reaction is delta H1 naught. This is given, this is given. अब क्या पूछा है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? HBr का फॉर्मेशन। HBr की स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? दे दी गैस। HBr की स्टैंडर्ड स्टेट गैस दी हुई है, तो इसके लिए केमिकल इक्वेशन आप लिख रहे हो। इसको बनाना है, कितना बनाना है? 1 मोल बनाना है। किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से। एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में होनी चाहिए, तो 1 मोल HBr बनाना है। इसकी स्टैंडर्ड स्टेट इज गैस। मुझे कहां से पता लगी? क्वेश्चन में दी थी। किससे बनाना है? इसके एलिमेंट से। हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन। व्हाट इज द स्टैंडर्ड स्टेट? 25 डिग्री पे हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज ए गैस, ब्रोमीन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। नाउ टू बैलेंस इट, हाफ हाफ। अब इस रिएक्शन का डेल्टा H हमें पता करना है इन दो इक्वेशन से। तो आपको मैथ्स लगाना है, इन दो इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। पर अगर आप ये ध्यान रखना, जब आप इन रिएक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो तो डेल्टा H भी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि H एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के फंडे लगाओगे।
only for extensive property. That's why you can add or subtract delta H for different reaction. अब मैं बोलूंगा मुझे ये क्वेश्चन बनानी है इन दो से, तो सबसे पहले मुझे HBr का कोफिशिएंट 1 चाहिए. इसका कोफिशिएंट 1 के लिए मैं इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूंगा. तो डिवाइड इक्वेशन नंबर 2 विद 2, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो ये भी डिवाइड हो गया. अब HBr मुझे प्रोडक्ट में चाहिए, पर मुझे Br2 का कोफिशिएंट भी हाफ चाहिए, तो इसका कोफिशिएंट भी हाफ चाहिए. तो Br2 का कोफिशिएंट हाफ लेने के लिए इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करो. लेकिन मुझे Br2 रिएक्टेंट में चाहिए, ये प्रोडक्ट में. इसका मतलब इसे रिवर्स करो, यानी कि इसे रिवर्स कर दो फिर ऐड कर दो दोनों को. यानी कि इस रिएक्शन के डेल्टा H को कैलकुलेट करना हो तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि इसे रिवर्स करने का मतलब इसे सब्ट्रैक्ट करना. तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा H1 नॉट बाय 2 माइनस फर्स्ट इक्वेशन का डेल्टा H, डेल्टा H2 नॉट बाय 2. This will be final delta H for this reaction. So with this, I'm going to end up the meeting. Class is over. आपको होमवर्क असाइन कर दिया, आप प्रैक्टिस करनी आज से ही शुरू कर दें. Thank you so much. Enjoy your day. And going to end up the meeting. जिसको कुछ भी डाउट्स पेंडिंग है वो कॉल या मैसेज पे अलग से पूछेगा.